आगे पीटर को कहानी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो सीधा ऑफिस आता है कहानी से मिलने के लिए। और वहाँ जब कहानी को सही सलामत देखता है तो वो राहत महसूस करता है और कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा। वैसे तुम ठीक हो ना? तो यहाँ पर कवि को पीटर का इस तरह बिहेव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि पीटर उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। तो पीटर कहता है, कवि तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? फिर कवि कहती है, एक्सीडेंट की वजह से मैं कुछ चीजें भूल गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ चीजें याद नहीं है। तो पीटर ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, कहीं तुम हमारा रिश्ता तो नहीं भूल गई? तो कभी जैसे ये सुनती है कि पीटर और कहानी के बीच कोई रिश्ता भी था, ये बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ तुला भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो यहाँ पर तुला को ये लगता है कि पीटर जानबूझकर कवि को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर तुला पीटर को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कवि को परेशान क्यों कर रहे हो? तो पीटर कहता है, ये मेरे और कवि का मामला है, इसलिए हमारे मामले से दूर रहो। तो तुला कहता है, ये मेरा ऑफिस है और ये मेरी एम्प्लॉय है, अगर तुम मेरी एम्प्लॉय को परेशान करोगे तो मैं बीच में पड़ूंगा ही। तो पीटर कहता है, जब तक तुम्हें पूरी बात पता ना हो तब तक तुम्हें हमारे मैटर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो यहाँ पर कवि उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और उसके बाद बहाना बनाकर पतली गली से वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद ऑफिस में जाकर अपना दिमाग खा रही होती है कि कहानी और पीटर के बीच क्या चल रहा है। अगर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था तो कहानी ने उसे क्यों नहीं बताया, अब वो क्या करेगी? और वो यही सब सोच सोच कर पूरी तरह से पगला रही होती है कि तभी उधर से तुला आता है गुस्से में और वो कवि से पूछता है कि तुम्हारे और पीटर के बीच क्या चल रहा है? तो कवि कहती है, मेरे और पीटर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो तुला कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, स्कूल टाइम में पीटर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी और वो किसी के साथ भी लॉयल नहीं था। अगर तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी है तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तो कवि कहती है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुला ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे कवि कहानी के फोन को चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि पीटर और कहानी रिलेशनशिप में थे, जिसे जानकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि अब वो इस मामले को कैसे सुलझाएगी। कवि कहानी से मिलने के लिए जाती है और वहाँ जाकर कहानी को कहती है, कहानी तुम्हारे और पीटर के बीच क्या चल रहा था, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो तुला को पसंद करती थी ना, तो फिर ये पीटर कहाँ से बीच में आ गया? कहीं तुम पीटर को तो पसंद नहीं करती? प्लीज जल्दी से उठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो। मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज उठ जाओ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे बिना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा, प्लीज उठ जाओ। तो कहानी जैसे ही कवि की ये सारी बातें सुनती है तो वो अपना हाथ हिलाने लगती है, जिसे देखकर कवि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो सीधा डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर यहाँ पर आकर कहानी को चेक करते हैं और वो कवि को बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा साइन है कि कहानी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन इन सारी चीजों से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कहानी कब कोमा से उठेगी। तो कभी ये बात सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है, पर उसे इस बात की खुशी भी रहती है कि धीरे धीरे उसकी बहन सच में रिकवर कर रही है। आगे कभी अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करती है और सारा काम बहुत ही अच्छे से करती है, जिसे देखकर सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले कभी कोई भी काम ऑफिस में नहीं करती थी, लेकिन अब वो सारे काम ऑफिस में कर रही है और इतने काम और प्यार से हैंडल कर रही है, जिसे देखकर तो सारे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। क्या ये वही लड़की है जो एक्सीडेंट से पहले यहाँ पर काम करती थी? इधर तुला जब कवि को इस तरह देखता है तो वो भी काफी खुश होता है, क्योंकि उसे कवि में अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। उसकी माँ भी जब ये सारे काम किया करती थी तो वो बिल्कुल कवि की ही तरह काम किया करती थी और सारी चीजों को अच्छे से मेंटेन करती थी, वो भी डिटेल के साथ, जिसे देखकर तुला को काफी अच्छा लगता है और वो स्माइल करता है। तो यहाँ पर कॉन्ग जब तुला को इस तरह स्माइल करते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है, भाई तू स्माइल क्यों कर रहा है, क्या बात है? तो तुला यहाँ पर कॉन्ग को कुछ भी नहीं बताता कि वो कवि को देखकर स्माइल कर रहा है। इधर वसीम जब कवि को इस तरह काम करते हुए देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या सच में इस लड़की की याददाश्त गई है या फिर ये नाटक कर रही है। आगे इवेंट का दिन नजदीक आ रहा होता है तो कवि काफी परेशान रहती है अपने मेन ड्रेस को लेकर, क्योंकि वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसलिए वो देर रात तक जगकर उस ड्रेस पर काम कर रही होती है कि तभी उधर से तुला आता है और वो कवि को कहता है, तुम अभी तक ऑफिस में काम कर रही हो? तो कवि कहती है, क्योंकि मुझे इस ड्रेस में कुछ कमी लग रही है और मैं उसी कमी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट हो। तो तुला कहता है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम इस ड्रेस को पहनकर बाहर आओ, क्योंकि तभी मैं बता पाऊंगा कि इस ड्रेस में क्या कमी है। तो कवि कहती है, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ जो मैं ये ड्रेस पहनूं और वैसे भी मैं इन समय बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो तुला कहता है, एक बार पहनकर तो आओ, क्या पता तुम्हें कोई और आइडिया मिल जाए जिससे तुम इस ड्रेस को और खूबसूरत बना सको।
सको। और यहाँ पर तुला कवि को इंसिस्ट करने लगता है, तो कवि तुला के कहने पर उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है। तो तुला जब कवि को इस तरह देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है ये ड्रेस सच में काफी प्यारी है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो कवि ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर तुला कवि को कहता है, कवि तुम पहले से काफी बदल गई हो, तुम पहले इस तरह नहीं हुआ करती थी जिस तरह तुम अब हुआ कर रही हो। तो कवि कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मैं बदल गई हूँ? तो तुला कहता है पहले तुम हर काम अपने घर से क्या करती थी, कोई भी डिजाइन को तुम ऑफिस में ओपनली नहीं करती थी और ना ही उस पर काम करती थी, लेकिन अभी तुम सारी डिजाइन पर अच्छे से काम कर रही हो, सबको उसकी बारीकियां बता रही हो और ऊपर से तुम सारे काम ऑफिस में कर रही हो। यही सारी बातें मुझे काफी अजीब लग रही है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है कि तुम इस काम को इतना एंजॉय कर रही हो। तो कवि तुला के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो जाती है और इसी दौरान इन दोनों के बीच एक क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है, जिससे ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। आगे इवेंट का दिन आ जाता है और सारे लोग उस इवेंट में आते हैं। तो यहाँ पर पीटर तुला को टॉन्ट मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और कहता है तुमने इस इवेंट की तैयारी तो बहुत ही जोरों शोरों से की है, अब तो तुम्हारा कलेक्शन ही बता पाएगा कि PNY कंपनी तुम्हारे साथ काम करेगी या नहीं। तो तुला कहता है मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी की है और मुझे पूरा यकीन है कि PNY कंपनी हमारी ही कंपनी को चूज करेगा। तो यहाँ पर पीटर तुला से पूछता है कि कवि कहाँ है, मुझे उससे मिलना है और ढेर सारी बातें करनी है। तो तुला कहता है वो स्टेज के पीछे मॉडलों को तैयार कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। आगे इवेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर कवि अपने सारे आउटफिट को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती है और सारे लोगों को उसका कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसका सारा कलेक्शन बहुत ही यूनिक रहता है। लेकिन तभी वसीम तुला के इस इवेंट को बर्बाद करने के लिए पूरे इवेंट की लाइट को कट कर देता है और ये सारा कारनामा करके वो काफी खुश हो रहा होता है। तो पीटर जब ये सब देखता है तो वो मेन स्विच को चेक करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो वसीम के बंदे से टकरा जाता है। तो यहाँ पर पीटर उस बंदे से पूछता है तुम यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो लाइट ठीक करनी चाहिए ना। तो वो बंदा झूठ बोलता है कि मैं लाइट ही ठीक कर रहा था, लेकिन अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद बाहर प्रॉब्लम होगी, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पर पीटर को उस बंदे पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करते करते बाहर जाता है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो बंदा कहीं गायब हो गया है। तो पीटर को पूरा यकीन हो जाता है कि उस बंदे ने जानबूझकर इस इवेंट की लाइट काटी है, जिसे जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ तुला काफी परेशान हो रहा होता है क्योंकि अगर लाइट नहीं आई तो उसका ये इवेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और बेचारा यही सब सोच सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ कवि भी काफी परेशान हो रही होती क्योंकि उसने इस दिन के लिए काफी मेहनत की होती है। अगर ये सब ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा तो उसकी मेहनत पर तो पानी ही फिर जाएगा। लेकिन तभी कवि के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारे गेस्ट और सारे स्टाफ मेंबर को अपने फोन का टॉर्च ऑन करने को कहती है और उसके बाद फैशन शो स्टार्ट करती है। तो उस टॉर्च की रोशनी में कवि का कलेक्शन इतने प्यारे तरीके से खिलकर आता है जिसे देखकर सारे गेस्ट पूरी तरह से कवि के डिजाइन से इम्प्रेस हो जाते हैं और यहाँ पर तुला का ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुली हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वसीम जब ये सब देखता है तो वो तो पूरी तरह से पगला जाता है क्योंकि उसने इस इवेंट को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी मेहनत की होती है, पर उसका एक भी प्लान काम नहीं किया होता। उल्टा तुला ने इस इवेंट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया होता है। आगे तुला लाइट जाने वाली प्रॉब्लम की जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर इवेंट की सारी लाइट को कट कर दिया था ताकि वो उसके इवेंट को बर्बाद कर सके। तो तुला को लगता है कि ये सारा कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि नैन्सी ने ही करवाया है। शायद नैन्सी का कोई बंदा हमारी कंपनी में रहकर यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा है और हमसे गद्दारी कर रहा है। ये सारी बातें सोचकर तो तुला पूरी तरह से परेशान हो जाता है। आगे सारे लोग इस इवेंट के लिए पार्टी करते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। आगे पीटर फिर से कवि के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कवि पीटर से बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात कर रही होती है जिसे देखकर पीटर को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि कवि कभी भी उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करती जिस तरह वो कर रही होती है। कि तभी वहाँ पर तुला आ जाता है और वो पीटर को कवि से दूर रखने की कोशिश करता है। तो पीटर को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही तुला को, क्योंकि तुला आजकल कुछ ज्यादा ही कवि को लेकर पॉजिटिव हो रहा होता है और वो जब भी कवि और पीटर को एक दूसरे के करीब देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कबाब में हड्डी की तरह उन दोनों के बीच टपक पड़ता है। तो बेचारी कवि उन दोनों की टसनबाजी को देखकर परेशान हो जाती है और वो फिर से पतली गली से वहाँ से निकल जाती है। तो पीटर फिर से उसके पीछे जाता है और यहाँ पर कवि को कहता है कवि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ मुझे पता है कि तुम तुला को पसंद करती हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए खुद को साबित करने का क्योंकि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और यहाँ पर पीटर कवि को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है जिसे सुनकर तो कवि के होश ही उड़ जाते हैं।
लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा पीटर सैड हो जाता है। आगे आगे कभी कहानी को डिस्चार्ज करके घर वापस लेकर आ जाती है ताकि वो घर में उसकी देखभाल कर सके और उसका अच्छे से ख्याल रख सके। तुला की कंपनी की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसकी कंपनी फिर से नए मुकाम पर पहुंच जाती है, जिस वजह से उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो लोग इसी खुशी में एक पार्टी भी रखते हैं जहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज काफी मस्ती करते हैं। पर बेचारा तुला यहाँ पर सैड होकर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसकी कंपनी से ही कोई बंदा है जो नैन्सी के साथ मिलकर उसकी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो काफी परेशान रहता है और वो इस बारे में अपने दोस्त को भी बताता है। तो उसका दोस्त कहता है तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द उस इंसान को ढूंढ लेंगे जो हमें धोखा दे रहा है। आगे कभी पार्टी में काफी ड्रिंक कर रही होती है तो यहाँ पर वाइन उसे रोकती है और कहती है कभी ज्यादा ड्रिंक मत करो क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पचती, क्योंकि तुम 2 ड्रिंक के बाद ही पागलों की तरह करने लगती हो। तुम अपनी बहन की जगह नहीं हो जो तुम आराम से 10-15 ड्रिंक गटक लो। तुम्हारे अंदर पीने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब पीना बंद करो। तो कभी कहती है हाँ मैं समझ गई, इसलिए तो मैं अपने लिए टॉनिक लेकर आई हूँ ताकि मुझ पर नशे का असर ना हो। और कभी ये कहकर बाथरूम चली जाती है तो बाथरूम में उसकी मुलाकात मिंत्रा से हो जाती है और मिंत्रा जब कभी को देखती है उसे देखते ही उसका पारा हाई हो जाता है और यहाँ पर मिंत्रा फिर से कभी को बातें सुनाने लगती है और कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम कहीं की महारानी हो जो तुम हमेशा हम पर हुक्म चलाती रहती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिजाइन ही अच्छे डिजाइन है और हमारे डिजाइन कुछ भी नहीं। तुम्हें हमारे बॉस का सपोर्ट मिला है इसलिए तुम अपनी मनमानी चलाती रहोगी और हम लोगों को इग्नोर करके नीचा दिखाती रहोगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी ये मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यहाँ पर मिंत्रा कभी को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है तो बेचारी कभी मिंत्रा को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे उल्टी आ रही होती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर मिंत्रा उसे जाने ही नहीं देती। तो कभी भी अपनी उल्टी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो मिंत्रा पर ही उल्टी कर देती है कि तभी उधर से तुला भी आ जाता है और वो जब मिंत्रा की ऐसी हालत देखता है तो उसे लगता है कि मिंत्रा ने खुद पर ही उल्टी करके अपने कपड़े को खराब कर लिया है, जिसे सुनकर तो मिंत्रा के होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर तुला कवि को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि कवि काफी नशे में होती है। आगे तुला कवि को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और उसे उसके घर का एड्रेस पूछता है तो यहाँ पर कवि नशे की हालत में उसे सब कुछ बता देती है। तो तुला उसे उसके घर लेकर चला जाता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है और घर के अंदर जाकर उसके घर की लाइट को ऑन करने ही वाला होता है कि तभी कवि को होश आ जाता है और वो तुला को लाइट ऑन करने से रोक देती है क्योंकि अगर तुला ने लाइट ऑन कर दिया तो यहाँ पर कवि का सारा काला चिट्ठा तुला के सामने आ जाएगा और उसकी पूरी झूठ की पोटली आज यहीं पर खुल जाएगी। तो यहाँ पर वो तुला को लाइट ऑन करने से मना करती है, उल्टा उसे अपने घर से भगाने की कोशिश करती है पर तुला यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि उसे कवि की फिक्र हो रही होती है। तो कवि कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो और वो उसे भगा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कवि की आंटी की भी एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर तुला पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये आंटी क्या कर रही है। तो कवि अपनी आंटी को बचाने के लिए यहाँ पर एक और झूठ बोलती है और वो तुला को बताती है कि आंटी ने मेरे किचन को रेंट पर लिया है क्योंकि वो खाना बनाकर बेचती है ना, तो वो मेरे ही घर से काम करती है। तो तुला कवि की इस बात पर यकीन कर लेता है और कवि अपनी आंटी को अपने घर वापस जाने को कहती है। तो बेचारी आंटी तुला से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तो तुला कहता है आंटी आप अकेले कैसे घर जाइएगा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो आंटी कहती है मैं चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर तुला आंटी की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उन्हें घर छोड़ने की जिद करने लगता है। तो बेचारी आंटी को मजबूरन तुला की कार में बैठना पड़ता है। आगे आंटी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए किसी और के घर को अपना घर बता देती है और इस प्रॉब्लम से आराम से बाहर निकल जाती है। आगे आंटी घर आती है और वो कवि को कहती है हम लोग तुला से बार बार नहीं बच सकते, अगर हम तुला से इसी तरह झूठ बोलते रहे तो वो पक्का एक ना एक दिन हमें जरूर पकड़ लेगा। तो कवि कहती है मैं भी तुला से झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर तुला को हमारी सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगा। अगर वो मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगा तो फिर मैं कहानी के ट्रीटमेंट के पैसे कहाँ से लाऊंगी, मुझे कहानी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए मुझे ये जॉब भी चाहिए। तो आंटी कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम जो भी कर रही हो कहानी के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुला को झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। कभी कहती है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं वो तो कभी कहती है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं उसे झूठ बोलने वाले लोगों से इतनी नफरत क्यों है, आखिरकार उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो जिससे वो झूठ बोलने वाले लोगों से इतनी नफरत करता है। अगर हमें किसी तरह इस बात का पता चल जाए कि तुला झूठ बोलने वाले लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है तो शायद हम इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल सके और उसके बाद हम तुला को पूरी सच्चाई बता सके। तो आंटी कहती है तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन तुम इस बात का पता लगाओगी कैसे। अगले सुबह पीटर कवि से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर उसे बधाई भी देता है। तो
कभी कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे बधाई देने के लिए तो नहीं आए होगे ना, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? तो पीटर कहता है मैं यहाँ पर आज तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। वैसे तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? तो कभी कहती है वो क्या है ना, कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो पीटर इस बात पर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें चढ़ गई थी, तुम तो 10-15 ऐसे ही घटक लेती हो फिर भी तुम्हें नहीं चढ़ती, तो फिर तुम्हें कल कैसे चढ़ गई? तो बेचारी कभी इस बात पर चुप हो जाती है क्योंकि वो पीटर को ये बात तो नहीं बता सकती कि वो कहानी नहीं बल्कि कवि है जिसे 2 पैक पीने के बाद ही चढ़ जाती है। तो यहाँ पर पीटर फिर से कवि को रात में मिलने के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर कवि इस बात का कोई जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उधर से उसके कलीग्स आ जाते हैं और कवि इस बात का जवाब नहीं देती और पीटर वहाँ से चला जाता है। आगे पीटर तुला को कहता है तुम्हारी कंपनी ने इतने सालों में पहली बार इतना अच्छा सेल्स किया है और नीरा फैशन को हराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार है। तुम्हारी कंपनी ने पहली बार इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन इसके बिना पर हम तुम्हें अपनी कंपनी के साथ इस तरह ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कंपनी से पहले नीरा फैशन कंपनी नंबर 1 रहती थी। तो यहाँ पर कॉन्ग को लगता है कि पीटर जानबूझकर तुला की कंपनी को अपनी कंपनी से मर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी खुन्नस निकाल रहा है। तो कॉन्ग ये बात पीटर को कह भी देता है। तो पीटर कहता है मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल काम दोनों ही अलग अलग रखता हूँ, इसलिए सारी बातें सुनकर तुम लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम लोगों पर कोई भी खुन्नस निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी के लिए जो फायदेमंद होगा मैं उसी पर काम करूंगा और ये सब मेरी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारी कंपनी चाहती है कि तुम दोनों कंपनी का फिर से एक कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में जो कंपनी जीतेगी वही कंपनी हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगी और तुम्हारे पास 2 महीने हैं इस कंपटीशन के लिए। और पीटर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कॉन्ग को पीटर पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। लेकिन तभी तुला कॉन्ग को शांत करता है और कहता है पीटर ने आज जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमारी कंपनी ने पहली बार नीरा फैशन कंपनी को हराया है और PNY कंपनी इस बिना पर हमारी कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि हम पहली बार इतने अच्छे मुकाम पर आए हैं। इसलिए वो हम दोनों कंपनियों को अच्छी तरह से परखना चाहती है ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए हम इस कंपटीशन में भाग लेंगे और सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंपनी का कोई खबरी हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन नैन्सी की कंपनी को दे रहा है, इसलिए हमें सब कुछ अच्छे से संभल कर करना होगा। तो कभी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी परेशान हो जाती है कि वो 2 महीनों के अंदर ये सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। दूसरी तरफ वसीम को फिर से पैसों की जरूरत हो जाती है तो वो फिर से नैन्सी के पास जाता है भीख मांगने के लिए, पर नैन्सी इस बार उसे एक भी भूटी कौड़ी नहीं देती क्योंकि इस बार वसीम ने उसके फायदे के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया होता जिसके नैन्सी पैसे दे। तो यहाँ पर नैन्सी वसीम की बहुत ही इंसल्ट करती है और उसे कहती है अगर तुम मुझे कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दे सकते तो मेरे पास दोबारा पैसों की भीख मांगने के लिए बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो मैं तुम्हें हर बार तोड़ तोड़ कर देती रहूं। और यहाँ पर नैन्सी वसीम की इंसल्ट करके उसे अपने ऑफिस से भगा देती है। तो वसीम अपने बंदे के पास जाता है और उसे कहता है कि वो तुला की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे दे और कवि पर भी नजर रखे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कवि की याददाश्त गई है, वो पक्का कुछ न कुछ जरूर प्लानिंग कर रही है, इसलिए उस पर नजर रखना और उसकी पल पल की खबर लाकर मुझे देना।